नमस्कार मित्रों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने YouTube चैनल कवि क्लासेस में। जैसा कि हम लोग करंट एजुकेशन सिनेरियो का यहाँ पे क्लास कर रहे हैं और आज का हमारा जो क्लास है वह 6th क्लास है ना। कौन सा है? 6th क्लास है, जिसमें कि हम लोग जो कंटिन्यू हम लोग का सेशन होगा वह कौन सा होगा? NAP 2020 का पार्ट 3 होगा आज हम लोग का, ठीक है। और आज हम लोग NAP 2020 को खत्म कर देंगे क्योंकि हमारा लगातार ये 3 पार्ट यहाँ पे चलने वाला है। तो हम लोग कहाँ पे थे पिछले वाले सेशन में? तो NAP 2020 के जो प्रमुख प्रावधान है उनके बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। तो इन्हीं डिस्कशनों में हम लोग का जो आता है 6 वाला जो टॉपिक आता है वह टॉपिक आपका है कि जो उच्च शिक्षण संस्थान है, ठीक है, क्या है? उच्च शिक्षण संस्थान, यहाँ पर क्या क्या परिवर्तन किए गए हैं इनके बारे में हम लोग जानकारी इसमें हासिल करेंगे, ठीक है। समझिए आप लोग, कहने की जो उच्च शिक्षण संस्थान है, जैसे कि हम लोग BA, BSc, BCom, MCom या फिर MPhil, PhD वगैरह करते हैं, इनमें क्या क्या परिवर्तन हुए इन्हीं चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। अब यहाँ देखिए कि करके मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँगा कि GER यानी कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, यह वर्तमान समय में अगर हम बात करें कि कितना आपका है, तो यह वर्तमान समय में यानी कि 2018 के अनुसार हमारा जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है वह 26.3% है, ठीक है। कितना है? 26.3% है, जिसे कि बढ़ाया जाना है, ठीक है, इसमें बढ़ाया जाना है। और यह 2035 तक लक्ष्य रखा गया है कि 2035 तक इसको 50% करना है, ठीक है। कितने करना है? 50%, यानी कि जो हमारा ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है वह 2018 के डाटा के अनुसार 26.3% है। ये आपका करंट में है, ठीक है। ये करंट में भी हम लोग उसको बोल सकते हैं क्योंकि ये 2018 के बाद कोई भी आंकड़ा आया नहीं है, तो हम करंट में यहाँ पे बोल सकते हैं। तो 26.3% है और उसको कितना रखना यहाँ पे बोला गया है कि फ्यूचर में यानी कि 2035 तक 50% करने की यहाँ पर प्रावधान किया गया है इसका। अब इसके साथ अगर बात करें यहाँ पर सेकंड जो आपका है MPhil, यहाँ पर बोला गया है कि जो 2020 का शिक्षा नीति है इसमें MPhil को बिल्कुल ही एकदम खत्म कर दिया गया, मतलब जो MPhil कोर्स है ना उसको एकदम खत्म कर दिया जाएगा, ताकि जो भी MA करने के बाद स्टूडेंट सोचते हैं कि हम MPhil कर ले या फिर कुछ और कर ले कोर्स, तो MA करने के बाद सीधे उनको नेट क्वालिफाई किया जाएगा। और इसके साथ साथ ये भी बोला गया है कि MA के बाद आप चाहे नेट क्वालिफाई करके PhD करिए, सॉरी यहाँ पे अपना जो भी करना है जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर बनिए या फिर कुछ भी बनिए, तो उसके लिए आपको या तो नेट क्वालिफाई करना पड़ेगा या फिर आप PhD कर सकते हैं। क्या करना होगा आपको? PhD भी कर सकते हैं। तो ये दोनों ही कोर्सेज आप लोग को करना पड़ेगा। ये आपके क्या होते हैं? क्वालिफाइंग की तरह होते हैं, ठीक है। यानी कि इनके लिए PhD करने के लिए दोनों के लिए, जैसे हम मान लेते हैं MA आपका लिए, ठीक है, और MA कर लिए, और MA के बनने के बाद क्या होता है कि बहुत सारे लोग MPhil करना चाहते हैं। तो यहाँ पे क्या किया गया है कि MA के बाद या तो आप नेट करिए या फिर PhD के लिए, ठीक है, क्या करिए? PhD के लिए आपको इंट्रेंस एग्जामिनेशन देना पड़ेगा, ठीक है। क्या करना होगा? इंट्रेंस, क्योंकि इन दोनों का ही जो लक्ष्य होता है वो क्या होता है कि दोनों के द्वारा हम लोग PhD का कोर्स जो है आपका है वो कर सकें, ठीक है। अब थर्ड जो टॉपिक आपको यहाँ पे है ABC यानी कि एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। जैसे कि मान लेते हैं हम कोई भी स्टूडेंट जो है, ठीक है, यानी कि जब आप यहाँ पर अपनी पढ़ाई शुरू करेंगे, मतलब 12th के बाद अपनी पढ़ाई शुरू करेंगे, उसके बाद आपका एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट बनना शुरू हो जाएगा। यानी कि आपने कौन सा कोर्स किया है, उसमें कितने नंबर प्राप्त किए हैं। मान लेते हैं कि जैसे आप लोग यहाँ 12th करने के बाद BA कर लिए, ठीक है, BA कर रहे हैं, BA के बाद मान लेते हैं आप लोग यहाँ पर योगा में सर्टिफिकेट कोर्स कर रहे हैं, ठीक है, क्या कर रहे हैं? सर्टिफिकेट कोर्स कर रहे हैं। तो इन दोनों का ही नंबर जुड़ेगा। ये नहीं है कि जैसे वर्तमान समय में सिर्फ योगा का सर्टिफिकेट कर लिए 6 महीने का तो बस हो गया। अब यहाँ पे क्या क्या है कि योगा का जो आप लोग नंबर मिलेगा उस नंबर को BA में जो नंबर प्राप्त किया उन दोनों नंबरों को भी ऐड करके आपको ABC यानी कि एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में ऐड कर लिया जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि उच्च शिक्षण संस्थान में अब क्या हो रहा है कि जो NAP 2020 के अनुसार अगर आपको टीचर बनना है तो आपको 2030 तक 4 साल का यानी कि 4 ईयर का जो BEd कोर्स है वह करना कंपल्सरी रख दिया गया है। यानी कि 4 साल का BEd करेंगे तभी आप टीचर बन सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे बोला गया है कि अगर आप 4 साल का कोर्स कर रहे हैं, ठीक है, उसके साथ साथ यहाँ पर अगर आप यहाँ क्या करते हैं कि मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट का व्यवस्था आपको दिया गया है। इसके साथ क्या किया गया है कि मान लेते हैं आप 4 साल का कोर्स आपका है, जो BEd है आपका वो 4 ईयर का है, और आपने 1 ईयर कंप्लीट कर लिया, ठीक है, क्या कर लिया? 1 ईयर कंप्लीट कर लिया। और 1 ईयर के बाद आपको मान लेते हैं कि कोई गवर्नमेंट जॉब लग जाती है या फिर आप लोग को फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, आप सोचते हैं कि चलिए इस बार नहीं अगले बार कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि 1 ईयर बाद आपको जब कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। क्या दिएगा? सर्टिफिकेट कोर्स आप लोगों को दिया जाएगा, इसका सर्टिफिकेट। अगर आप 2 ईयर कंप्लीट करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं? 2 ईयर कंप्लीट करते हैं तो आपको डिप्लोमा दिया जाएगा। क्या किया जाएगा? डिप्लोमा दिया जाएगा। उसी प्रकार से आपका 3rd ईयर कंप्लीट करते हैं तो आपको डिग्री दी जाएगी, ठीक है, क्या दी जाएगी? डिग्री दी जाएगी। और 4 ईयर कंप्लीट करते हैं
4 ईयर कंप्लीट करते हैं तो डिग्री के साथ आपको क्या दिया जाएगा, शोध की उपाधि भी दी जाएगी। क्या चीज की, शोध की उपाधि भी दी जाएगी। इस प्रकार से हम लोग के 4 सेक्शन यहाँ बांट दिए गए हैं। अगर 1 साल के बाद आप यहाँ पे कोर्स को छोड़ते हैं तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा उसी कोर्स का। जैसे आप लोग बीए कर रहे हैं 3 साल वर्तमान में, अगर 3 साल में अगर करते हैं तो 1 साल अगर आप पढ़ाई कर लिए, एग्जाम दे दिए, पास कर लिया और उसके बाद पढ़ाई नहीं करते हैं आप लोग तो आपको सर्टिफिकेट दिएगा। लेकिन वर्तमान समय में ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप 1 साल छोड़ दिए 2 साल पढ़ के बाद या फिर तीसरा साल पढ़ रहे हैं और उसमें एग्जाम नहीं दे पाए, आपके एक्सीडेंट हो गया बाई चांस, तो फिर आप लोग का 3 साल पूरा बर्बाद हो जाएगा। लेकिन एनईपी 2020 में कहा गया है कि अगर आप जितने साल कंप्लीट करेंगे, जितने साल का आप एग्जाम देंगे, उतने साल का आप लोग को सर्टिफिकेट दिया जाएगा। जैसे 1 ईयर करेंगे तो सर्टिफिकेट, 2 ईयर का डिप्लोमा, 3 ईयर का डिग्री, 4 ईयर का डिग्री के साथ आपको दिया जाएगा, शोध की उपाधि भी दी जाएगी। लेकिन यहाँ पे क्या है, 6 वाला जो आपका है कि भारतीय उच्च शिक्षा आयोग के रूप में यहाँ पे प्रावधान किया गया। ये बोला गया है कि जो आप लोग का भारतीय उच्च शिक्षा आयोग, यानी कि इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोले तो हायर एजुकेशन ऑफ यहाँ पे CI, यानी कि HECI, इसको फुल फॉर्म रूप में हम लोग जान सकते हैं कि HECI यानी कि हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। और यही क्या होगी, एक सिंगल अम्ब्रेला बॉडी के रूप में काम करेगी। ठीक है, सिंगल अम्ब्रेला बॉडी के रूप में यह आपका कार्य करेगी। यानी कि यह पूरे के पूरे हमारे भारत में जो भी शिक्षा यहाँ पे होगी, शिक्षा कार्य होगा, जो भी शिक्षण कार्य होगा, उसकी पूरी जिम्मेदारी यहाँ पर HECI के अंतर्गत में होगी। अगर वर्तमान समय में हम बात करें यहाँ पर तो देखिए 2 यहाँ पर सबसे प्रमुख है। पहला आपका UGC है और दूसरा जो आपका है वह कौन सा आपका है यहाँ पे NCTE। ये आपके 2 बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये क्या करता है कि यहाँ पर जो हमारे शिक्षण होते हैं या फिर टीचर्स होते हैं उनके लिए नियम लागू करता है, और UGC क्या करता है कि जो विश्वविद्यालय होते हैं उनके लिए ग्रांट प्रोवाइड कराता है। ये 2 मुख्य होते हैं, लेकिन इन दोनों को भी भंग कर दिया जाएगा। और यहाँ पर क्या बोला गया है कि अब इन दोनों को भंग करके HECI का यहाँ पर निर्माण किया जाएगा, यानी कि इसकी स्थापना की जाएगी। और इसकी मदद के लिए 4 प्रमुख उपबंध बनाए गए, यानी कि इनकी सहायता के लिए 4 लोगों के लिए यहाँ पर बुलाया गया। इन चारों के बारे में हम यहाँ पे जानते हैं। अब देखिए जो मैं आप लोगों को बताया हूं कि HECI के लिए, मतलब इसकी सहायता के लिए 4 यहाँ पर आयोग को बनाया जा रहा है, यानी कि 4 यहाँ पर बनाया जा रहा है। इनमें पहला जो NHERC है, यानी कि इसका कार्य क्या होगा, टीचर एजुकेशन और हायर एजुकेशन के लिए होगा। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर NHERC का फुल फॉर्म क्या होता है तो इसका होता है नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल, इसका फुल फॉर्म होता है। इसके बाद बात करते हैं GEC का, यानी कि GEC का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है आपका कि जनरल एजुकेशन काउंसिल। क्या होता है, जनरल एजुकेशन काउंसिल इसका फुल फॉर्म होता है। और इसका कार्य क्या होगा कि उच्च शिक्षा के लिए मानक तैयार करना, यानी कि जो स्टैंडर्ड है वो स्टैंडर्ड इसको तैयार करने का जिम्मेदारी दिया गया। इसके बाद NAAC का फुल फॉर्म होता है आप लोग का कि यहाँ पर नेशनल एग्रीगेशन काउंसिल, इसका फुल फॉर्म होता है। और इसका जो कार्य होगा वह ये देखना होता है कि जो विश्वविद्यालय में जो बेसिक चीजें, बेसिक रिक्वायरमेंट है, जो कि वो विश्वविद्यालय वहाँ पे किस प्रकार से है, वहाँ पे साफ सफाई कैसी है, टीचर्स हैं कि नहीं है, इन सभी चीजों को, पुस्तकालय है कि नहीं, ये सभी चीजों के बारे में हमें बताया जाएगा। इसके बाद HGFC, इसका जो काम होता है, यह काम क्या है यहाँ पर कि यहाँ पर ग्रांट देना। ठीक है, क्या हुआ, ग्रांट देना, ऐसा कार्य होता है। देखिए जैसे वर्तमान समय में हम बात करें UGC का कार्य जो है उसी को क्या कर दिया गया, नाम बस बदला गया है, HGFC नाम दिया गया इसको। ठीक है, यानी कि अगर हम बात करें HGFC का फुल फॉर्म क्या होता है, हायर एजुकेशन ग्रांट कमीशन, इसका कमीशन कहिए या फिर काउंसिल कहिए, दोनों एक ही बात होता है। तो ये इसका फुल फॉर्म होता है। और इसका काम क्या होता है, ग्रांट देना, यानी कि जिस प्रकार से UGC इस समय ग्रांट दे रही है सभी विश्वविद्यालयों को, उसी प्रकार से आपका HGFC भी आप सभी यूनिवर्सिटी को ग्रांट देने का कार्य करेगी। एक बात ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि जो भारतीय उच्च शिक्षा आयोग है इसका क्या कार्य होगा, यानी कि इसके अंडर में क्या नहीं आएगा, तो 2 चीजें इसके अंतर्गत में नहीं आएगी। नहीं, इसके अंडर में 2 चीजें नहीं आएंगी। पहली आपकी कानून और दूसरा जो होगा वह चिकित्सा होगा। यानी ये दोनों का जो अलग यहाँ पर कहा गया है कि इन दोनों के लिए अलग से कोई आयोग का निर्माण किया जाएगा, क्योंकि कानून और चिकित्सा बिल्कुल ही शिक्षा से अलग कार्य हैं। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर भारतीय उच्च शिक्षा आयोग के अंतर्गत में कानून और चिकित्सा को अलग से रखा गया है। और इसमें जो यहाँ पे बताया गया है कि 4 यहाँ पे बॉडी इसकी सहायता के लिए हैं। तो ये 4 मैंने बॉडी आप लोग बता दिया, HECI, NHERC, आपका GEC, NAAC और HGFC, ये आपके 4 है। और इन्हीं चारों के ये चारों क्या करेंगी, HECI का
यहाँ पर सपोर्ट करेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग को सारी चीजें यहाँ पे समझ में आ चुकी होंगी और यहीं पे हम लोग का जो NEP 2020 सेशन है वो समाप्त होता है। ठीक है, और इस पर आधारित जो भी प्रश्न आप लोग के होंगे वह आप लोग को अपने यूट्यूब चैनल कभी क्लास में आप लोग को देख मिलेगा। और कभी क्लासेस पर डेली मैं जो क्लासेस कराता हूँ वह क्लासेस कितने बजे होती हैं, 4:45 PM पे होती हैं। तो 4:45 PM पे आप लोग जरूर क्लास किया करिए ताकि आप लोग की जो MCQ टाइप की क्वेश्चन है उस पर भी आप लोग की प्रैक्टिस होते ही रहे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं सारी चीजें आप लोगों को क्लियर चुकी हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच और मिलते हैं अगले सेशन में।